गुड मॉर्निंग क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 बैंकों द्वारा चेक और विनिमय विपत्रों का समाशोधन। आज की क्लास हमारी समाशोधन पर है। तो समाशोधन गृह से अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है। संगठन मतलब जहाँ पर व्यक्ति मिलकर काम करते हो, चाहे को काफ़ी सारे बैंक मिलकर काम करते हैं, जो किसी क्षेत्र के बैंकों के आपसी लेन देन के समायोजन का कार्य करते हों। वर्तमान समय में देश में बैंकिंग विकास के साथ साथ साख पत्र जैसे चेक है, बिल है या ड्राफ्ट आदि का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय जो अभी हमारा करंट में चल रहा है, यह साख पत्र विभिन्न बैंकों के ऊपर लिखे जाते हैं तथा इनका जो प्राप्तकर्ता होता है अपने एक निश्चित बैंक में इनको जमा करता है। इस दशा में बैंक उनकी राशि यदि नकद प्राप्त करे तो उसमें समय के साथ साथ व्यय भी अधिक होता है। भारत में यह कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन जहां रिजर्व बैंक की शाखा नहीं होती है वहां पर यह कार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, या कुछ अलग बैंक भी इसके सहायक बैंक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, इस तरीके के। अब है हमारा समाशोधन गृह का इतिहास। सबसे पहले सन 1775 में लंदन में समाशोधन गृह की स्थापना हुई थी। वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था को अत्यंत प्रोत्साहन मिला। सन 1853 में अमेरिका में इस प्रकार के समाशोधन गृह का निर्माण किया गया था। आजकल समाशोधन गृह की स्थापना सभी देशों में हो चुकी है। भारत में सन 1920 में इस समाशोधन गृह की स्थापना हुई थी, जिसे वर्तमान समय में स्टेट बैंक के रूप से जाना जाता है। इस बैंक के निरीक्षण में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, नई दिल्ली में समाशोधन गृह की स्थापना की गई थी। सन 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना होने पर समाशोधन का कार्य इनके हाथ में आ गया। इनके हाथ में मतलब स्टेट बैंक के हाथ में आ गया था। अब है हमारा समाशोधन गृह से आशय। समाशोधन गृह से आशय उस संस्था से है जो बैंकों के आपसी लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं। यह प्राय एक बड़े बैंक होते हैं जो विभिन्न बैंकों के पारस्परिक लेन देन का इस प्रकार हिसाब रखते हैं कि कम से कम नकदी देकर केवल खातों में आवश्यकता परिवर्तन द्वारा ही उनको चुकाया जा सके। या फिर समाशोधन गृह किसी स्थान विशेष में व्यवसाय करने वाले बैंकों का एक संगठन होता है। संगठन का मतलब है मिलजुल कर काम करना होता है। अब है हमारा समाशोधन गृह की कार्य प्रणाली। सदस्य बैंकों के कर्मचारी अपने अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए अपने चेकों, बिलों, ड्राफ्टों का एक स्थान पर बैठकर दो विवरण तैयार करते हैं, जिनमें से एक में बैंकों को दी जाने वाली राशि लिखी जाती है तथा दूसरे में अन्य बैंकों से प्राप्त आने वाली राशि लिखी जाती है। इसके बाद इन दोनों का अंतर ज्ञात किया जाता है। इस धन को भी केंद्रीय बैंक की पुस्तक में, जहां पर सभी बैंकों का हिसाब रखा जाता है, वहां पर लिख लिया जाता है। यह समाशोधन गृह सदस्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत हिसाब किताब के आधार पर बैंकों के खातों में आवश्यक समायोजन कर देते हैं। यदि फिर भी किसी बैंक को कोई भुगतान करना चाहता है तो देनदार बैंक लेनदारों बैंकों के समायोजन कार्य के नाम से एक चेक बना देते हैं, जिसमें समाशोधन गृह लेनदारों के बैंक में के खातों में जमा कर देते हैं। इस प्रकार नकदी में भुगतान किए गए करोड़ों रुपए का भुगतान हो जाता है। अब है हमारा समाशोधन गृह के लाभ। तो समाशोधन गृह के हमारे निम्न लाभ हैं। सबसे पहले हमारा भुगतान की सुविधा। इसकी सहायता में बैंकों के पारस्परिक भुगतान को शीघ्रता व आसानी से निपटाया जा सकता है। मुद्रा के उपयोग में मितव्ययिता। बैंकों के आपसी लेन देन का भुगतान नगद न होकर खातों के नाम या जमा में लिखा जाता है। इस प्रकार मुद्रा के प्रयोग में मितव्ययिता आ जाती है। जोखिम से मुक्ति। धन को एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने व ले जाने का जोखिम समाप्त हो गया है, क्योंकि समाशोधन गृह से होने में यह जो समस्या है वो आसानी से खत्म हो चुकी है।
समय तथा धन की बचत। समाशोधन गृह में बैंकों के आपसी लेन देन का निपटारा एक ही स्थान पर हो जाता है, जिससे क्या होता है, बैंकों के समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। अधिक मात्रा में कोष की आवश्यकता नहीं होती। बैंकों को अधिक नगद कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती है। परिणाम स्वरूप बैंक अधिक मात्रा में साख का निर्माण करके व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य आदि को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा गैर सदस्य बैंकों की सुविधा। इस प्रकार की सुविधा गैर सदस्य बैंक भी कुछ शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं। गैर सदस्य मतलब जो उस बैंक के सदस्य नहीं हो, जिनका खाता नहीं होता उसमें। चेकों के प्रयोग में वृद्धि। इसके कारण चेकों के प्रयोग में वृद्धि होती है और उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती है। बैंकों की कार्यक्षमता में वृद्धि। समाशोधन गृह की सुविधा के कारण बैंकों के समय व धन की बचत होती है, जिसके प्रयोग में कार्यक्षमता में भी काफ़ी वृद्धि हो जाती है। बैंकों के पारस्परिक सहयोग में वृद्धि। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक के निकट संपर्क में आता है। इसमें उसी पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। भुगतान प्राप्ति में शीघ्रता। बैंकों में वसूली के लिए जमा कराए गए चेकों का भुगतान बिना जोखिम तथा कठिनाई के सरलता से समाप्त किया जाता है। अब ये हमारे दोष हैं। सबसे पहले सदस्यों में कठोर नियम। भारत में समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए काफ़ी कठोर नियम होते हैं। नियमों में एकरूपता का आभास। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन गृह के नियमों तथा कार्यविधि में अंतर पाए जाते हैं। संख्या। देश में समाशोधन गृह की स्थापना वंचित मात्रा में नहीं की जा सकती है। देश में अभी भी ऐसे कुछ शहर हैं जहां समाशोधन गृह की आवश्यकता होने के बावजूद भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। पृथक पृथक निर्णय। पृथक से मतलब अलग अलग होते हैं। देश में कुछ समाशोधन गृह पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण करते हैं, जबकि शेष बैंक जो होते हैं स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों के द्वारा कार्य करते हैं। विदेशी समायोजन गृहों का आभास। हमारे देश में विदेशी समाशोधन गृह का अभाव है। इसे आयात व निर्यात में कठिनाई होती है। बाहरी चेक के भुगतान प्राप्त करने में देरी। समाशोधन गृह में केवल स्थानीय चेक का ही समायोजन किया जाता है, जबकि बाहरी चेकों को भुगतान के लिए स्थान के साथ बैंकों के पास भेज दिया जाता है। इससे भुगतान प्राप्ति में देरी होती है। नेक्स्ट है हमारा भारत में समाशोधन गृह की स्थापना। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय केवल 4 समाशोधन गृह थे। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर लगभग 1036 हो गई है। इनमें से 11 जो बैंक हैं वो प्रबंधक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा शेष वैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक सहायक बैंक हैं तथा राष्ट्रीयकृत व प्राइवेट बैंक हैं। ये सभी हमारे समाशोधन गृह के बारे में हो गया। अब हमारे इसके देखते हैं क्वेश्चंस। ये इसके क्वेश्चन है, आप सभी अपनी फेयर कॉपी में कर लेना और आपको ये सब लर्न भी करने हैं। ये देखिए, ठीक है बेटा।